हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग आज बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा जो 12th क्लास में था स्कूल में वो सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमें क्या करना था, हम बिल्कुल यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का कुछ बेसिक टर्म, चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये सब मैंने एक बार आपको पहले बता चुका था। सो आज मैं आपका बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टॉपिक से स्टार्ट करता हूं जो कि आपका सिलेबस कंटेन करता है, दैट इज कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ देखिए, दो चार्ज होते हैं। एक लेट्स सपोज मैं कंसीडर कर लेता हूं Q1 चार्ज हियर एंड Q2 चार्ज हियर। Q1 और Q2 चार्ज हैं यहां पर, और इनके जो सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस r है। सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस, फोर्स ऑफ interaction between two charges F is directly proportional to product of their magnitude of their charges. So Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड और उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया उसने स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r है, r का स्क्वायर करते हैं। तो जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो हमारे पास कितना आता है, F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्जॉर्ब करा देता हूं Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और जब इसको लिखता हूं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कराता हूं, सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये हमारे पास कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है कि भाई इतना फोर्स लगता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। और जो यहाँ पे कांस्टेंट आया हमारे पास फोर्स में, तो इस कांस्टेंट k की वैल्यू कितनी है, k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, और इसकी यूनिट आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इतना अजीबोगरीब कांस्टेंट क्यों यूज किया। बेसिकली यहां पे जो एप्सिलॉन नॉट है that is absolute permittivity of free space, absolute permittivity of free space की permittivity है। अब इतना अजीबोगरीब कांस्टेंट उसने क्यों यूज किया, देखिए स्टार्टिंग में उसने क्या किया, एक चार्ज लिया, दूसरा चार्ज लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस r थी। उसने एयर के अंदर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट की, कुछ भी वैल्यू आ गई ये निकाल दी। सेम इसी सेटअप को उसने क्या डाल दिया, किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर या फिर किसी और मीडियम के अंदर। तो वहां पर चार्ज जो फोर्स था उसकी वैल्यू क्या आई, डिफरेंट आई। तो दैट मीन्स जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, मीडियम पे डिपेंड करता है। उस मीडियम की डिपेंडेंसी को शो करने के लिए उसने क्या किया, एक अजीबोगरीब कांस्टेंट डाल दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज किया, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब आप कहेंगे सर ये इसका मतलब क्या है, ये बताता क्या है, ये बताता है इस मीडियम की डिपेंडेंसी को शो करता है कि कितने मीडियम में, हर एक मीडियम के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू अलग अलग होगी। ये एप्सिलॉन नॉट स्पेशली डिफाइंड है फॉर एयर या फ्री स्पेस के लिए। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12, और इसकी यूनिट होती है इस k के अपोजिट इनवर्स, यानी कि न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलॉम स्क्वायर। ये स्पेशल एयर के लिए बताता क्या है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस,
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसकी, देखिए किसी भी, सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि भाई ये दोनों चार्जिंग फोर्स लगाते ही क्यों है, फोर्स एक दूसरे पे लगता ही क्यों है। इनके ऊपर फोर्स लगता है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सर्ट फोर्स ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चार्ज के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करता हूं। तो जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये बताता है हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिस्ट्रिक्टेड इन ए मीडियम, कि किसी भी मीडियम में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की परमिशन है या रोक दिया हमने, वो बताता है एप्सिलॉन नॉट। ज्यादा एप्सिलॉन नॉट ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक करेगा, फोर्स कम लगेगा, क्योंकि यहां पर जो प्रॉपर फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब किसी मीडियम में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा रोक दी है, ज्यादा ब्लॉक कर दी है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, ये देखो ग्रेटर हो गया, और ये ज्यादा हो गया तो फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड नॉट परमिशन, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम हो जाता है। ये हमारे पास मेन चीज थी इसमें। ये वैल्यू स्पेशली एयर या फ्री स्पेस के लिए, एयर और फ्री स्पेस की लगभग इक्वल आती है, तो ये वैल्यू हमने बता दी है। अब अगर आप कहेंगे कि सर कोई मीडियम हो, तो मीडियम के लिए हम क्या वैल्यू बताएंगे, जो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, दैट इज एफ एम, मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 चार्जर, आर उनके बीच की डिस्टेंस है, ये हमारे पास आ जाएगी उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, यहां से हम इसकी यूनिट न्यूटन होगी, डायमेंशन फॉर्मूला वही डायमेंशन फॉर्मूला जो आज तक हम पढ़ते हैं, m1 l1 t-2, m1 l1 t-2 फोर्स का निकाल सकते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, किस किस का, एप्सिलॉन नॉट का और k का। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर k, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, दोनों का अलग से। तो एप्सिलॉन नॉट का अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आता हूं, बाकी इधर से, बाकी हम यूनिट से भी निकाल सकते हैं। देखिए Q1 Q2, Q का कितना होता है AT, सो AT का स्क्वायर, नीचे कितना आएगा फोर्स और R स्क्वायर, m1 l1 t-2 और r स्क्वायर का l स्क्वायर, ये आ जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे हम लोग, और जो k होगा इसका हो जाएगा इनवर्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें सारा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट को उल्टा कर देंगे तो k का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। यहां से आप k का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, एक बार देख लो आप लोग, फिर आगे का रखता हूं। देखिए इसके बाद आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नीचे लिखता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और
रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए कैसे निकालते हैं। एक्चुअल में रेशियो होता है किस किस का, इसको मैं K से रिप्रेजेंट करता हूं। K रिप्रेजेंट करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी। ये किस किस का रेशियो होता है, ये रेशियो होता है हमारे पास F0/Fm। F0 की वैल्यू कितनी थी, अभी हमने यहां पे लिखी थी 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दो चार्जेस के बीच में फोर्स, इन्हें फ्री स्पेस या एयर के बीच में, और Fm की वैल्यू कितनी थी 1/4πε Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन R की वैल्यू निकालता हूं मैं, वैल्यू पुट कर देता हूं Q1 Q2 4πε0 r² अपॉन में Q1 Q2 4πε0 r²। Q1 Q2 से ये कैंसिल, r² से ये कैंसिल, 4π से ये कैंसिल। ये जो एप्सिलॉन है ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ε/ε0, और यही हमारे पास इक्वल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या बना, K = εr F0/Fm =ε/ε0। अभी ये फॉर्मूला और एक्सटेंड होगा जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म कराऊंगा, जब मैं कैपेसिटर पढ़ा दूंगा तो इसमें 2 स्टेप और ऐड होंगे। अभी के लिए हम इतना याद रखना है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या आ गया हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कभी भी न्यूमेरिकल में आपको एप्सिलॉन की वैल्यू देता है वो, सो एप्सिलॉन की वैल्यू हम सीधा क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पुट करनी होती है, एप्सिलॉन R की वैल्यू या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वो देखा, तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू इस टर्म में पुट कर देंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 into 10⁻⁻12, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए इसके आगे देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, कूलॉम्स लाइन वेक्टर फॉर्म है। देखिए इलेवेंथ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। या उस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पहले मैं आपको ये कराता हूं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, क्योंकि यही इसी टॉपिक के बेस पे न्यूमेरिकल सोल्व कराऊंगा मैं आप लोगों को। न्यूमेरिकल किस तरह से रिजोल्व होंगे, फोर्सेस किस तरह से रिजोल्व होंगे, इसी टॉपिक से पता चलेगा। बेसिकली फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन भी डिपेंड करेगा। कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे सबट्रैक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे वो देखिए। लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1 यहाँ पे, एक चार्ज है Q2 यहाँ पे, और ये हमने बता दिया x एक्सिस, और ये है हमारे पास y एक्सिस। भाई पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन से इस Q2 चार्ज की पोजीशन है R2, दैट इज गिवन बाय R2 पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो होता है जो हमें बताता है कि कोई भी पार्टिकल ओरिजिन से कितनी दूर और किस साइड में है। कितनी दूर, मैं कह दूं 5 मीटर दूर है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन किस साइड में, दैट इज गिवन बाय दिस डायरेक्शन। सेम ऐसे ही जो हमारे पास ये है Q1 चार्ज, दैट इज R1 पोजीशन वेक्टर। अब मैं डिफाइन करता हूं F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू
Q2, इसके ऊपर चार्ज इसके कारण, इसके ऊपर फोर्स इसके कारण। अब ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, दैट इज F12। F12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वही जनरल फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस, ये R1 की डायरेक्शन, ये R2 की डायरेक्शन। मैं कह देता हूं कि जो हमारे पास जो ये वेक्टर है दैट इज R21, R21 वेक्टर, ये कह देता हूं R21 वेक्टर। सो R21, अब R21 वेक्टर है दैट इज R21 क्या आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। R21 क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं ट्रायंगल लॉ का यूज करता हूं, ट्रायंगल लॉ से, तो ये R2 इस डायरेक्शन में और ये R21 इस डायरेक्शन में और ये R1 इसके अपोजिट। सो बाय अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ हम क्या करेंगे, R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1 वेक्टर, और R21 वेक्टर की कितनी आ जाएगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। भाई कहां से, यहां से चला यहां पहुंच गया, तो हमारे पास क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन R21 वेक्टर की आ गई। और R21 स्ट्रेट लाइन के केस में ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो यहां पे R21 का स्क्वायर, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, R21 कैप, R21 कैप। देखिए ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। अब क्या करता हूं मैं, F21 डिफाइन करता हूं। भाई ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये दिखा दिया मैंने, दैट इज F21 वेक्टर। सो ये F21 कितना आ गया, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इस चार्ज के ऊपर फोर्स ड्यू टू Q1 की, वो कितना आएगा, F21 ये K Q1 Q2। अब की बार क्या है, इस डायरेक्शन के अपोजिट मैं एक और वेक्टर ले लेता हूं दैट इज R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। क्योंकि R21 की वैल्यू ये है तो R12 वेक्टर कितना आएगा हमारे पास, R2 माइनस R1, ये दिखा दें इक्वेशन 2, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसको यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमें पता है, वैसे भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करूं तो देखिए ये वाली चीज एग्जैक्टली इसके इक्वल है, क्योंकि मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो ये वाली चीज इक्वल है। क्या आएगा हमारे पास, R21 कैप इज इक्वल टू R12 कैप, और वो किसके इक्वल है, R21 कैप इज इक्वल टू माइनस R12 कैप। माइनस लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि क्या है, डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर क्या बताता है, सिर्फ डायरेक्शन, और R21 इस साइड में है और R12 इस साइड में, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब ये दोनों मैं चीज यहाँ पे यूज करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो हमारे पास F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर के आता है। और इससे हमें क्या पता चलता है, बोथ चार्जेस exert
equal and opposite force on each other, force on each other, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं दोनों ही चार्ज, और किसको ओबे करते हैं, हेंस ओबे न्यूटन थर्ड का, हेंस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड। देख लो आप इसको एक बार, मैं आगे रखता हूं। तो भाई आज के लिए इतना ही। आप लोग ये अपना यहाँ तक लिख लेना, अपने नोट्स प्रॉपर बनाना, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बाय डिस्कसिंग दिस न्यूमेरिकल। ओके, थैंक यू।